प्रिय विद्यार्थियों, रिसर्च मेथोडोलॉजी का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आए हैं और आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स की। प्रतिदर्शों का चयन कैसे होता है, शोध का एक अहम हिस्सा है। जब हम शोध में आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान के शोध में इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमारा विषय सामाजिक विज्ञान से सरोकार रखता है और हमारे विषय में भी जो शोध होते हैं उसमें बहुत हद तक हम प्रतिदर्शों के आधार पर, सैंपल्स के आधार पर शोध करते हैं। तो उस दृष्टि से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसमें सैम्पलिंग क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी कमज़ोरियाँ क्या है, उन तमाम पक्षों की बात करेंगे और डिटेल में करेंगे हम सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती है और अलग अलग जो सैम्पलिंग के प्रकार हैं उनकी क्या खास बात है। तो इस तरह से ये लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो हम अब बात करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स की। ठीक है, बहुत धीरे धीरे हम एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सैम्पलिंग टेक्निक्स को हम ज्योग्राफिकल एनालिसिस में काम में लेते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे कि हम इस सैम्पलिंग टेक्निक्स को ज्योग्राफी में कैसे काम लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब एग्जाम्पल्स देने होंगे तो बहुत सारी जगह हम ज्योग्राफिकल एग्जाम्पल्स को एसोसिएट करेंगे इसके कंसेप्चुअल पार्ट के साथ में, ताकि हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए कि इस सैम्पलिंग टेक्निक को सीखने के बाद हम हमारी जो रिसर्च कॉम्पिटेंस है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें शोध के अंदर यदि प्रतिचयनों का चयन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जब भी हम किसी शोध के लिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जो पहला काम होता है वो क्या होता है। सबसे पहला काम है कि हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि मेरी यूनिट ऑफ स्टडी क्या होगी, अर्थात मेरे अध्ययन की इकाई क्या होगी। समझिएगा इस बात को, हम शोध के लिए आगे बढ़ रहे हैं और शोध के लिए आगे बढ़ते बढ़ते समय सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं ये तय करता हूं कि मेरे शोध में अध्ययन की इकाई क्या होगी। मतलब वो व्यक्ति होगी या वो परिवार होगी, ठीक है ना। तो ये हमें तय करना पड़ता है, ठीक है, कि भाई शोध की इकाई हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल है, क्या यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है ना। और दूसरी जो बात होती है साइज ऑफ यूनिट, है ना, कि मुझे कितने कितने बड़े आकार में उस वो यूनिट चाहिए ताकि मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से मेरे शोध को संपादित कर सकूं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आते हैं। और जब हम बात करते हैं यूनिट की, भाई इतना बड़ा यूनिट चाहिए, तो और यूनिट जो है, ठीक है, इकाई वो इस तरह की होनी चाहिए, तो उसके बाद क्वेश्चन आता है प्रतिचयन का, है ना, सैंपल का। ठीक है, तो मैं फिर दोहरा रहा हूं इसको कि जब हम शोध में आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात का निर्णय लेते हैं पहले कि मेरे अध्ययन की इकाई क्या होगी, ठीक है, और फिर हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि इन इकाइयों का आकार कितना बड़ा होगा। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे पास में किसी भी अध्ययन को करने के दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक कि मैं पूरी पॉपुलेशन, पूरे यूनिवर्स जो है उसका अध्ययन करूं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक सीकर डिस्ट्रिक्ट की एक केस स्टडी ली, तो आपके पास में एक तो ये ऑप्शन है कि जितने भी अवेलेबल सैंपल हो सकते हैं, है ना, सैंपल की तो खैर हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी आपके अध्ययन की इकाइयां मौजूद हैं उन सब का आप स्टडी करोगे। यदि सर्वेक्षण करना है तो सबका सर्वेक्षण करोगे, है ना, इंटरव्यू करना है तो सबका इंटरव्यू करोगे, क्वेश्चनायर से स्टडी करनी है तो सबको क्वेश्चनायर भेजोगे। ठीक है ना। ऐसे अध्ययन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा समय लेते हैं, बहुत महंगे होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा पैसा, ह्यूमन रिसोर्स और टाइम ये इसके लिए चाहिए होता है ना। हमारा जो सेंसस होता है वो इस तरह के अध्ययन करता है। सेंसस जो है हमारा, वो सैंपल बेस्ड स्टडी नहीं देता हमें। ठीक है, जब आप सेंसस के डेटा पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि आप सैंपल डेटा नहीं पढ़ते हो, उसमें आप पूरे यूनिवर्स का डेटा देखते हो।
पूरे कंट्री की पॉपुलेशन जो है उसका वो सर्वे करते हैं, ठीक है। हाँ, जब आप जैसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के जब आप राउंड्स की रिपोर्ट पढ़ते हो, वो सैंपल बेस्ड स्टडी होती है, ठीक है। तो वो 2 नंबर है, स्टडी ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, ठीक है, एंड दैट इज सैंपलिंग। तो दूसरा एक तरीका ये है कि आप प्राथमिकता दें प्रतिचयनों से अध्ययन को, और दूसरा तरीका ये है कि आप पूरी की पूरी जनसंख्या का अध्ययन करें, ठीक है। तो हम जब आज का जो लेक्चर है उसमें हम जिस टेक्निक पर फोकस कर रहे हैं वो हमारी इस बी बिंदु से जुड़ी हुई है, अर्थात हम यूनिवर्स जो है उससे सैंपल कैसे चुने, ठीक है, क्यों चुने, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, है ना, कौन सी तकनीक से चुने। तो हमारा सारा सरोकार इस प्रकार के अध्ययन से है। कौन सा? स्टडी बेस्ड ऑन सैंपल्स, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको मिल रही है? सैंपलिंग को। तो हम सैंपलिंग स्टडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ सैंपलिंग टेक्निक, क्या महत्व है ना। अब हम ये देखते हैं कि हर एक अध्ययन जो होता है, ठीक है, वो जनगणना की तरह नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे अध्ययन ऐसे होते हैं जिनके स्कोप ऑफ स्टडी जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब उसके लिए इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करना, ठीक है, ये कोई समझदारी वाले काम नहीं होता, ठीक है ना, ये समझदारी वाला काम नहीं होता। तो हम इसके लिए हर एक अध्ययन के लिए हम पूरी की पूरी जनसंख्या का अध्ययन करें, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला है लिमिटेड स्कोप ऑफ स्टडी, ठीक है। हमें ये सैंपलिंग के द्वारा हमें ये एडवांटेज मिलती है कि हम एक प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन का उसी का अध्ययन करें। नंबर 2, हमारे सामने सैंपलिंग की महत्ता इसलिए भी है बिकॉज वी डोंट हैव a very this good amount of trained researchers, है ना, paucity of researchers, मतलब जो शोध करने वाले लोग हैं, है ना, जिनमें शोध की क्षमता है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, रादर यूं कहेंगे कि वो बहुत कम है। नंबर 3, टाइम सेविंग। हर एक अध्ययन को आप यदि पूरी जनसंख्या पे करोगे तो फिर ये मान के चलिए कि इतना समय लगेगा कि आपकी बहुत सारी जो ज्ञान की प्रगति है या समझ की प्रगति है, ठीक है, वो बाधित होगी। आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगेगा तो आपको रिजल्ट्स के लिए वेट करना पड़ेगा, है ना। और टाइम ही नहीं, आपकी पूरी डेटा एनालिसिस जो मैकेनिज्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, डेटा हैंडलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, है ना। इकोनॉमिकल, अब यदि आप पूरी जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है, टाइम, ह्यूमन रिसोर्स, मनी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं। सैंपलिंग की इंपॉर्टेंस है, ये एडवांटेज है ये कि हम कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं, हम पैसा जो है उसको बचा सकते हैं। एंड देन इंटेंसिव स्टडी। बहुत सारी बार जब आप जनरल पॉपुलेशन पे अध्ययन करते हो, ठीक है, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी तो केवल और केवल डेटा कलेक्शन में ही खर्च हो जाती है, एनर्जी, पैसा, टाइम, ठीक है। तो यदि आप सैंपल बेस्ड सर्वे करते हो तो वहां बचत होती है, और उस टाइम और एनर्जी का जो कुछ भाग है जब आप अध्ययन को और गंभीरता से और गहराई से करने में लगाओ तो जो स्टडी सामने आती है वो बहुत इंटेंसिव स्टडी होती है ना, बहुत गहराई का अध्ययन होता है। तो ये हमें कुछ लाभ हैं जो सैंपलिंग टेक्निक को यदि हम अपनाते हैं तो हम इन लाभों की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है, ये एडवांटेजेस हमारे साथ बनती है। अब देखिए यदि हम बात करें सैंपलिंग की तो सबसे बड़ी बात है, अरे भाई इसका मीनिंग क्या है, तात्पर्य क्या है सैंपलिंग का, है ना। फिर हम ये भी बात करेंगे कि इसकी परिभाषा किसने क्या दी। तो सैंपलिंग जो है वो बेसिकली जो यूनिवर्स होता है ना उसका मिनिएचर है। मिनिएचर समझते हो ना, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर घुसते हैं तो किसी पार्क में, बीच में, है ना, या किसी सेंट्रल हॉल में
पूरी यूनिवर्सिटी जो होती है उसका हूबहू चित्रण जो है, 3 डायमेंशनल जो उसका पिक्चर है, 3 डायमेंशनल बोला है मैंने, है ना, वो पूरा का पूरा बनाकर और वहां पे आप रखते हैं। वो दैट इज अ मिनिएचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, है ना। वो एक तरह से यूनिवर्सिटी का मिनिएचर है वो, है ना, यूनिवर्सिटी का छोटा रूप है वो, ठीक है। इसी प्रकार सैंपल जो है ये अनिवार्य रूप से ये आपकी जो जनसंख्या है, संपूर्ण जनसंख्या है, आपका जो यूनिवर्स है, ये उसका एक छोटा रूप है, ये उसका एक छोटा रूप है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स, है ना। और यदि सैंपलिंग सही हुई है, यदि सही तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ना, तो ये बात भी अनिवार्य है कि आपका जो सैंपल होगा वो आपके यूनिवर्स का सच्चा प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। अर्थात आपके जो यूनिवर्स के गुण हैं, ठीक है, वही आप जब सैंपल को अध्ययन करोगे तो उसके गुण होंगे, है ना। तो सैंपल के ऊपर किया गया अध्ययन जो है उसको आप यूनिवर्स पर लागू कर सकोगे, है ना। सैंपल पे किया गया अध्ययन आप यूनिवर्स पर लागू कर सकोगे, ठीक है। फिर है कैरिंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की जितनी भी चारित्रिक विशेषताएं हैं, जितनी भी मूलभूत विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी विशेषताएं सैंपल जो है वो अनिवार्य रूप से रखता है। अनिवार्य रूप से सैंपल में वो चारित्रिक गुण, वो चारित्रिक विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। तो ये मतलब है हमारा सैंपल से। कुल मिला के हम एक लाइन पर आ सकते हैं कि सैंपल इज a miniature as well as a true representative of universe। उसमें सारी बात आ जाती है, ठीक है। अब हम जब आगे बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं, देखिए, डेफिनेशंस की। गुड और हार्ट ये कहते हैं कि इट इज अ स्मॉल ऑफ अ लार्ज होल, एक बड़े में से एक बड़ा जो है, एक विस्तृत भाग है, ये उसका एक छोटा टुकड़ा है। बिल्कुल सही बात है। यंग कहते हैं इट इज मिनिएचर पिक्चर ऑफ द एंटायर ग्रुप, अर्थात ये एक जो पूरा समूह है, एक विस्तृत समूह है, ये उसका छोटा रूप है। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ डेफिनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, केसेस और ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूनिवर्स। ये कह रहा है कि भाई किसी भी एक संपूर्ण जनसंख्या से सैंपलिंग जो है ये एक प्रक्रिया है जो उससे एकाकी, या यूं कहें कि कुछ केसेस, या यूं कहें कि कुछ प्रेक्षण जो है वो एक निश्चित संख्या में ड्रॉ करते हैं। किसके अंतर्गत? हम सैंपलिंग तकनीक के अंतर्गत। तो सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम यूनिवर्स से निश्चित संख्या में क्या करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ केसेस या कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लेते हैं। और वो लेते इसलिए हैं कि हम पूरे के पूरे संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन केवल और केवल उन चुनिंदा जो निश्चित संख्या में हमने इंडिविजुअल केसेस या ऑब्जर्वेशन लिए हैं उस पर कर सकें। और यांग कहते हैं कि इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द एंटायर ग्रुप, है ना। ये किसी जो बड़ा ग्रुप होता है ये उसका प्रतिनिधि भाग होता है, ठीक है। सबका जो मीनिंग है, अंतर्निहित जो अर्थ है वो एक ही निकल रहा है कि सैंपल जो है वो बेसिकली यूनिवर्स का भाग है। अर्थात जो हमारा हम जो प्रतिचयन लेते हैं, है ना, ये हमारे जो पूरा हमारा जो क्या कहें उसको, जो संपूर्ण जनसंख्या है, ठीक है, उसका एक भाग है, उसका प्रतिनिधि है, उसके चरित्रों को समाहित किए हुए है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपलिंग की, है ना, सैंपलिंग की चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला गुण तो ये होना चाहिए कि वो प्रतिनिधित्व करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिवनेस का गुण होना चाहिए। अर्थात हम यूं कहें कि जहां से हमने वो सैंपल निकाला है, अर्थात सैंपल जिस संपूर्ण जनसंख्या का भाग है, सैंपल जिस यूनिवर्स का भाग है, उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए,
एडिक्वेट साइज, अगली बात। तो देखिए सैंपल जो है ना, सैंपलिंग तकनीक से जब हम शोध के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा हमारा जो सैंपल है, या यूं कहें सैंपलिंग साइज है हमारी, है ना, वो पर्याप्त होनी चाहिए। अब ये पर्याप्त जो है शब्द, है ना, ये नहीं कहता कि कोई निश्चित संख्या होनी चाहिए। हमें अध्ययन की प्रकृति के अनुरूप सैंपल की संख्या तय करनी है, ठीक है, और उसके आधार पे हम पर्याप्त आकार का हमें सैंपल लेना चाहिए, ताकि हम उस यूनिवर्स की चारित्रिक विशेषताओं का, ये मानिए कि बहुत हद तक, ये मानिए वास्तविकता के करीब अध्ययन कर पाए, बहुत हद तक वास्तविकता के करीब अध्ययन कर पाए, ठीक है। अब आप जैसे जैसे आप सैंपल ले रहे हो यूनिवर्स से, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सैंपल जो है वो 100% रेप्लिका हो यूनिवर्स का, ये चांसेस रेयर होते हैं। लेकिन हम कम से कम यदि बेहतरीन सैंपल लेते हैं तो हमारे सैंपल के रिजल्ट्स को हम यूनिवर्स पर लागू कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो सैंपल के रिजल्ट है वो हमारे पूरे यूनिवर्स को यदि हम संदर्भ में लें तो उसकी जो वास्तविक चारित्रिक विशेषताएं हैं वो उसको परिलक्षित करेंगे, ठीक है। नंबर 2, अनबायस्ड, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है सैंपलिंग टेक्निक का एक और, कि भाई सैंपलिंग जो है ना, सैंपल, अब उसमें उसमें किसी भी तरह की बायस, पक्षपात नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें किसी भी तरह से, जैसे शोधार्थी क्या 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 है कि अपनी सहूलियत, है ना, के हिसाब से, या शोधार्थी जो है वो अपने विशेष झुकाव के संदर्भ में यदि सैंपलिंग को अंजाम देता है तो सैंपलिंग में बायस आ जाती है, ठीक है। और यदि सैंपलिंग बायस, यदि सैंपल बायस होगा, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है भाई, उस स्थिति में कभी भी सैंपल यूनिवर्स के असली चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। अर्थात सैंपल के अध्ययन का जब हम सामान्यीकरण संपूर्ण जनसंख्या पे करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो सही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सैंपल है वो हमारे यूनिवर्स का सही प्रतिनिधित्व करने वाला सैंपल नहीं है, यदि हम बायस होके सैंपलिंग टेक्निक को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो नो इंटरफेरेंस ऑफ रिसर्चर्स इंटरेस्ट एंड लाइकिंग, जो शोध करने वाला है उसकी रुचि, उसकी पसंद नापसंद, इसका प्रभाव आपकी सैंपलिंग टेक्निक पर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फिर अगला जो है बेस्ड ऑन लॉजिक, आप यदि सैंपलिंग करते हैं तो उसके पीछे तार्किक आधार होना चाहिए। भाई मैंने ये सैंपलिंग तकनीक चुनी तो आपका ये तर्क मजबूत होना चाहिए कि आपने यही सैंपलिंग क्यों चुनी। आपके पास में सैंपलिंग के तो अनेकों ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिहाइंड योर सिलेक्शन, कि आपने क्यों पर्टिकुलर सैंपलिंग टेक्निक को ही चुना, है ना। देन अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, अब आपने सैंपलिंग साइज तय कर रहे हो तो भाई ये भी तो ध्यान में रखना है ना कि शोध करने वाला व्यक्ति अकेला है या फिर एक पूरा समूह है, कितना आर्थिक संसाधन मौजूद है, समय कितना है शोध के लिए, वो सारी बातें संज्ञान में रखे बगैर आप जो सैंपल है ना, उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी साइज डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में किसी विशेष अध्ययन के लिए कितने संसाधन मौजूद हैं। वो संसाधन बहुत तरह से हो सकते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हो सकते हैं, वो मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, वो टाइम के रूप में हो सकते हैं, ठीक है ना। देन जो लास्ट बात हम करते हैं वो करते हैं सैंपल मस्ट बी एप्रोप्रिएट, ठीक है। एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अर्थात वो हम जो हमारा पर्पस ऑफ स्टडी है, ठीक है, हमारा जो 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 रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके साथ वो मेल खाने वाला होना चाहिए। अर्थात हमारा सैंपल हमारी जो रिसर्च है उसको सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए
जब हम सैंपलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा सैंपल जो है वो कैसा होना चाहिए? नंबर 1, हमारा सैंपल जो है वो एक सही प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करना चाहिए जनसंख्या का। नंबर 2, उसका आकार हमारे अध्ययन की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत बड़ा होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे मायने में जब सैंपल साइज बढ़ती जाती है तो वो शोध के लिए ठीक होती है। ठीक है। अनबायस्ड, है ना, उसमें किसी भी तरह का जो पक्षपात हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए पूरी प्रक्रिया में, है ना, क्योंकि यदि शोधार्थी अपनी रुचि और अपने पसंद नापसंद से यदि इस पूरी एक्सरसाइज में आगे बढ़ेगा तो मान के चलिए कि कहीं न कहीं पे शोध में किसी विशेष प्रकार का झुकाव आ जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो शोध जो है वो वास्तविक धरातल से दूर हट जाएगा। ठीक है। फिर बेस्ड ऑन लॉजिक, आप यदि किसी भी तकनीक को अपनाते हैं, कोई भी सैंपलिंग तकनीक का आप चुनाव करते हैं, ठीक है, तो आपके पास में उस चुनाव के प्रति बहुत मजबूत तर्क होने चाहिए कि बहुत सारी जो उपलब्ध हमारे पास में सैंपलिंग तकनीक्स हैं उसमें से हमने किसी एक निश्चित सैंपलिंग जो तकनीक है उसी को क्यों चुना। अगली बात आती है कि हमें सैंपलिंग तकनीक में आगे बढ़ते वक्त ये भी ध्यान रखना पड़ता है या चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास में जो संसाधन है, ठीक है, वो कितने हैं, हमारे पास में संसाधन कितने हैं। अब वो मॉनिटरी रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, वो टाइम कांस्टेंट हो सकता है, उन सब का हमें ध्यान रखना है। और अंतिम बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो सैंपलिंग की पूरी एक्सरसाइज है वो बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। हमारी जो सैम्पलिंग है वो हमारे रिसर्च पर्पस, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स, हमारी मेथोडोलॉजी, ठीक है, इन सब के साथ लाइन अप होनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग की, है ना। हम जब सैम्पलिंग के लिए बढ़ते हैं तो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जिस संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन हमें करना है ना, जिसमें से हम सैंपल निकालने की सोच रहे हैं, वो कैसी है, वो इनफाइनाइट है या वो फाइनाइट है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी होती है, ठीक है, कि जिस यूनिवर्स की जिस संपूर्ण जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ठीक है, वो हमारे माप के दायरे में है या हमारे माप के दायरे से बाहर है। नंबर 2, द पॉपुलेशन सैंपलिंग यूनिट टू बी डिसाइडेड। अब हम दूसरा काम है ये है कि जो जनसंख्या है, जो संपूर्ण जनसंख्या है ना, उसमें से हम सैंपलिंग यूनिट जो है उसकी बात करें कि हमें अध्ययन जो है उसकी इकाई क्या होगी हमारी। वो व्यक्ति होगी, ठीक है, वो परिवार होगी, है ना, या वो कोई और इकाई होगी। ठीक है। नंबर 3, सोर्स लिस्ट। हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हम जो 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 सैंपल हम लेंगे, है ना, वो कहाँ से लेंगे, है ना। पॉपुलेशन जो है वो सोर्स लिस्ट है एक तरह से इसका। फिर है साइज ऑफ सैंपल, तो ये डिपेंड करता है हमारे शोध की मांग और हमारे पास उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है, तो उसके आधार पे हम ये तय करेंगे कि भाई कितना बड़ा सैंपल लेना है। फिर इनवाइटेड सैंपल, एक्सेप्टिंग सैंपल और डेटा प्रोड्यूसिंग सैंपल, है ना। ये कई तरीके और हो सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि भाई लोगों को आमंत्रित करें शोध में प्रतिभाग लेने के लिए, ठीक है ना। या कई बार ये होता है कि हम ओपन कॉल करते हैं और लोग जैसे उसके लिए अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं। जैसे आपने देखा कि कोविड वैक्सीनेशन की टेस्टिंग के लिए लोगों ने वॉलंटरी अपनी एक्सेप्टेंस भेजी थी कि मैं जो है वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और उसके बाद जो डेटा प्रोड्यूसिंग सैंपल है, ये तो बहुत कॉमन बात है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर जब फील्ड में जाते हैं तो हम इसी डेटा प्रोड्यूसिंग जो 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 सैंपल है उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हम हमारी आवश्यकता के अनुसार जो हमें आंकड़े कलेक्ट करने हैं उसके लिए हम एक निश्चित प्रक्रिया अपनाकर और फिर डेटा कलेक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद ये तो सैंपलिंग के स्टेजेस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि भी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल प्रोसीजर, है ना।
मुझे मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब मैं सैंपलिंग तकनीक जो है उस पर अपना निर्णय लूं कि मैं कौन सी तकनीक से सैंपलिंग करूंगा। ठीक है ना? तो ये स्लाइड ये बता रही है कि भाई आप जब अपने अध्ययन के लिए आपने ये तय कर लिया कि भाई मुझे मुझे सैंपल बेस्ड स्टडी करनी है, तो अब आपका अगला जो बात आती है, आपकी यूनिट ऑफ स्टडी भी डिसाइड हो गई। आपने ये भी तय कर लिया कि आपके अध्ययन में अध्ययन की इकाई क्या होगी, ये भी आपका तय हो गया। अब आपका ये बात तय होनी है आगे कि भाई आप जो अध्ययन करेंगे, ठीक है, उसमें जिन सैंपल्स की आप स्टडी करोगे उन सैंपल्स का चुनाव आप कौन सी तकनीक को अपनाकर करोगे। तो अब क्वेश्चन आता है सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग टेक्निक, है ना? कौन सी सैंपलिंग टेक्निक का चुनाव करोगे, है ना? और ये बात जो है ना, तय करते वक्त कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हो जाती है ना? ठीक है, कि भाई हम कौन सी सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें, इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ डेटा कलेक्शन। आपके पास में यदि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है या आपके पास में कोई भी एक आपके इन हैंड रिसर्च है, सपोज वो आपका आपका पीएचडी या पोस्ट डॉक रिसर्च है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि what will be the cost of data collection and what resources you have in your hand, है ना, for this particular research। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये जो डेटा कलेक्शन है इसमें कितना पैसा खर्च होने वाला है, और आपको मूल्यांकित करना पड़ेगा कि आपके पास में कितने संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर बात आती है कॉस्ट ऑफ एन इनकरेक्ट इन्फेरेंस, की बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि यदि किसी भी तरह की कोई एरर होती है तो हमें उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है ना? और सैंपलिंग में जो एरर आती है उसके उसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक तो होता है सिस्टमैटिक बायस, है ना? तो सिस्टमैटिक बायस जो होता है वो एक तरह का यूं कहें कि बहुत सारे मुद्दों से जुड़ा होता है और उनकी चर्चा हम करेंगे। और एक होती है सैंपलिंग एरर, है ना? ठीक है, जो जो ये मान लीजिए कि हमारी जो सैंपलिंग की प्रक्रिया है, ठीक है, उससे संबंधित हो सकती है ना? अब हम पहले बात करते हैं ये जो सिस्टमैटिक बायस होते हैं, मतलब यदि हम कोई भी शोध को करने चलें और यदि हम उसमें सैंपलिंग की तकनीक जो है उसको अपनाएं, तो कौन कौन से सिस्टमैटिक बायस हो सकते हैं उनको देखने की जरूरत है। नंबर 1 है इनएप्रोप्रिएट सैंपलिंग फ्रेम। पहला पहला जो बायस है ना, इनएप्रोप्रिएट सैंपलिंग फ्रेम का मतलब ये हुआ कि जो शोधार्थी सैंपल का चुनाव कर रहा है वो कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वो अपने 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 इंटरेस्ट और अपनी लाइकिंग जो है ना, उससे प्रभावित होकर और वो सैंपलिंग का चुनाव कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी बार जैसे ये होता है कि भाई मुझे मेरे फेवरेबल रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मेरी सैंपलिंग के अंदर मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि मेरे सैंपल जो हैं वो ज्यादातर ऐसे होने चाहिए जो हर हालत में जिस मुद्दे का मैं अध्ययन कर रहा हूं उसके पक्ष में ही अपनी ओपिनियन दे। तो फिर वो शोध तो बायस हो गया ना। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि आप जैसे वैगनर का एग्जांपल लेते हैं हम ज्योग्राफी में, है ना, और वैगनर को हम देखते हैं कि वो बहुत सारे एग्जांपल देता है, जियोलॉजी से लेकर, ज्योग्राफी से लेकर, पैलियोंटोलॉजी से लेकर, और जो जंतुओं के व्यवहार तक के एग्जांपल वो देता है ये समझाने के लिए कि हमारा नॉर्थ और साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो और यूरोप और अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कभी आपस में एक रहे होंगे, है ना, कभी जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो जितने भी सैंपल जो हैं वो ऐसे सैंपल चुनने की कोशिश करते हैं जो उनकी इस हाइपोथेसिस को प्रूव करें, है ना। और हम ज्यादातर केसेस में ये देखते हैं टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि हमें हमें इससे बचना है, हमें इससे
बचना है। हमारे हमारे इंटरेस्ट, हमारी लाइकिंग, है ना, ठीक है, ये सब हमारे सैंपल को इन अप्रोप्रिएट बना देते हैं, है ना। हमारे सैंपल में ये सोचिए कि एक तटस्थता का जो गुण है ना, वो नहीं रह पाता है। फिर देखिए डिफेक्टिव मेजरिंग डिवाइसेस। आपने क्या किया, सैंपलिंग यदि मान लीजिए सही भी कर ली, है ना, और आपने क्या किया कि आपका क्वेश्चनायर या आपका जो इंटरव्यू लेने का तरीका है वो सही नहीं है, वो गलत है, तो भी आपकी जो रिसर्च है उसमें सिस्टमैटिक बायस आ जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं नॉन दिस रिस्पोंडेंट्स, जिनको हम टेलर मेड रेस्पॉन्सेज भी कहते हैं। अब नॉन रेस्पोंडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई शोध करने क्षेत्र में गए, ठीक है, और हमने ये देखा कि आपके जो आपका क्वेश्चनेयर है उसमें मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, चेकलिस्ट टाइप है वो, है ना? और आप अब क्या कर रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं अपने उत्तरदाताओं से। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि आपके उत्तरदाता जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि किसी विशेष प्रकार के जो उत्तर हैं, ठीक है, वो देकर और आपसे पीछा छुटाने के चक्कर में है। जैसे उन्होंने क्या किया कि यार एक काम कर, तू सब में, एक काम कर, सब में शुरू के 3 उत्तर मान लीजिए उनके बी और सी आए, तो उसने क्या किया, उसमें से एक कर दिया कि एक काम करो, सब में बी बी आंसर देना है। तो जब भी वो सवाल पूछे वो कहे बी, जब भी वो सवाल पूछे वो कहे बी, है ना, या कभी सी बोल दे कभी बी बोल दे, तो वो गंभीर नहीं है उसको लेके, वो प्रश्नावली को लेके गंभीर नहीं है आपका रेस्पोंडेंट। तो वो जो रेस्पॉन्स दे रहा है ना, उनको कहते हैं टेलर मेड रेस्पॉन्स, है ना, वो टेलर मेड रेस्पॉन्स कहलाते हैं। और इस तरह का जो रेस्पॉन्स होता है, इस तरह के जो सर्वे होते हैं, अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपने देखा कि ठीक है आपका सर्वे तो पूरा हो गया, है ना, आपने जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या में आपने लोगों से राय ले ली, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपके वो जितने भी आपके जो भरे हुए क्वेश्चनायर हैं, ठीक है, या वो जितने भी आपके इंटरव्यू डिटेल्स हैं वो सब वेस्ट हैं, क्योंकि वो नॉन रिस्पोंडेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो वो शोध में इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं या इस तरह के जो यूं कहें कि जो सैंपल्स हैं, है ना, पूरी सैंपलिंग साइज में वो पर्टिकुलर सैंपल्स हैं, वो किसी काम के नहीं होते, वो एनालिसिस में किसी काम के नहीं होते। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिसके आधार पे हम टेलर मेड जो रेस्पॉन्सेज वाले जो केसेस हैं उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है इनडिटरमिनेंसी प्रिंसिपल, है ना। तो अब ये देखिए, शोध में एक चीज जरूरी है कि जब आप शोध कर रहे होते हैं, है ना, तो फील्ड में आप जितने समय तक शोध करते हैं उतने समय तक आपकी शोध के प्रति तटस्थता होनी चाहिए। ठीक है, बार बार यदि आप कि जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू लेने वाले हैं, है ना, और मान लीजिए कि कोर्स ऑफ टाइम में आपके इंटरव्यू लेने का जो तरीका है वो बदल रहा है, तो आपके इंटरव्यू के रिजल्ट्स में समरूपता नहीं मिलेगी, है ना। तो इसमें क्या, एक्ट डिफरेंटली, है ना। अब इसमें एक ही होता है कि जो हमारा रेस्पोंडेंट है ना, अब उस रेस्पोंडेंट से जब आप बात कर रहे हो, तो आप जब रेस्पोंडेंट से बात कर रहे हो और जब आप चीजों को नोट कर रहे हो, है ना, उस समय उसका उत्तर देने का तरीका और उसके उत्तर दोनों भिन्न हैं। और द मोमेंट आप अपनी कॉपी बंद करते हो या अपने डिवाइस को ऑफ करते हो, ठीक है, इमीडिएटली उसका रिएक्शन डिफरेंट है। तो बेसिकली ये हुआ कि उस रेस्पोंडेंट्स ने सही चीज नहीं बताई है ना, उस रेस्पोंडेंट ने सही चीज का उद्घाटन नहीं किया है, सत्य का उद्घाटन नहीं किया उसने। देखिए, इंटरमिनेंसी प्रिंसिपल जो है उसके अंदर ये है कि योर रेस्पोंडेंट, बहुत कम केसेस में होता है, रिसर्चर भी कई बार, है ना, लेकिन रेस्पोंडेंट के केस में कॉमन है, योर रेस्पोंडेंट एक्ट्स डिफरेंटली, वो अलग अलग तरह से एक्ट करता है, अंडर ऑब्जर्वेशन और नॉन ऑब्जर्वेशन, है ना।
जब आप उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, जब आप उससे डेटा वगैरह जो है वो ले रहे होते हो, उस समय उसका व्यवहार अलग होता है। और जब सर्वे खत्म हो गया या ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया, उस समय उसका व्यवहार अलग होता है। ठीक है। अगला है नेचुरल बायस इन रिपोर्टिंग डेटा, है ना। बहुत सारी बार ये देखने को मिलते हैं नेचुरल बायस। ठीक है ना। अब जैसे आपका मान लीजिए कोई सर्वे लेने आया है ना, और आपसे पूछा कि आपकी वार्षिक आय कितनी है, तो आपने कह दिया भाई, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि मेरी वार्षिक आय जो है 15 लाख है। ठीक है ना। और मैं क्या करूंगा, उसमें वही वार्षिक आय दिखाने की कोशिश करूंगा जो मेरी वार्षिक आय डॉक्यूमेंटेड है पेपर्स में। ठीक है। तो एक तरह से मैंने उस शोध में अपनी सही सूचना नहीं दी। यदि मेरी मान लीजिए जितनी वार्षिक आय है उतनी ही यदि मेरी और आय भी है, तो इसका मतलब शोध के अंदर जो मेरा डेटा गया है वो डेटा मेरा प्रतिनिधि डेटा नहीं गया, है ना। क्यों? तो उसमें ये, अच्छा ये मैंने क्या किया है, ये बेसिकली ये नेचुरल बायस है रिपोर्टिंग डेटा में। ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि मुझे किसी न किसी प्रकार का कोई फियर हो कि भाई इन डेटा का कोई पता नहीं क्या इस्तेमाल कर लेगा, है ना। तो कुल मिला के जो बात है वो ये है कि इस प्रकार जब हम इनकम डिटेल्स को छुपाते हैं, है ना, या कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बाहर कमाते हैं। ठीक है। अब बाहर कमाते हैं और जब हम गांव आए, है ना, तो बड़ी कॉमन चीज बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहाड़ में मैंने बहुत देखी है इस चीज को, जब मैंने पहाड़ में नौकरी करी थी, कि जैसे जो साधारण माइग्रेंट जो जो दिल्ली वगैरह में रहते हैं, और जब वो वहां पर सपोज वो वहां पर बीड़ी पीने का नशा करते थे, तो वो जब अपने गांव जाते हैं तो उस समय वो सिगरेट पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं कि भाई हमारा जो है इनकम लेवल और स्टेटस वो काफी बढ़ गया है बाहर जाने से। जबकि वास्तविकता ये है कि वो बहुत तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, और जब उनसे उनकी आय का आकलन पूछा जाता है तो अपनी वास्तविक आय से ज्यादा बताते हैं। तो देखिए दोनों तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। एक जगह आय की वास्तविकता को छुपाया जा रहा है, ज्यादा है और कम बताई जा रही है। दूसरी तरफ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जिसमें आय कम है लेकिन उसको ज्यादा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल डेटा है उससे डेविएशन हो रहा है। ठीक है। तो ये बहुत सारे सिस्टमैटिक बायस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम बात करेंगे दोबारा जो सैम्पलिंग एरर्स और सिस्टमैटिक बायस जो बायस है उन दोनों की दोबारा हम लोग बात करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे इसको। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो क्राइटेरिया है किसी भी सैम्पलिंग प्रोसीजर को सेलेक्ट करने का, उस क्राइटेरिया में जो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आती है। नंबर एक, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डेटा जो है क्या होगा और हमारे पास में क्या संसाधन है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एन इनकरेक्ट इन्फरेंस, है ना। यदि कोई भी इन्फरेंस आता है चाहे वो सिस्टमेटिक बायस के कारण आए और चाहे वो सैम्पलिंग एरर के कारण आए, ठीक है ना, उसको मिनिमाइज करना, है ना। अब क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि भाई शोधार्थी अपने अपने इंटरेस्ट या अपनी जो विलिंगनेस है ना, उसके आधार पर यदि सैंपल फ्रेम करता है तो फिर ये बायस रिप्रेजेंटेशन आता है। दूसरा ये है कि आप जिन इंस्ट्रूमेंट से, ध्यान रखना ये क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट है ये। जब आप इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करते हैं उस समय यदि आप गलत इंस्ट्रूमेंट्स का चुनाव करते हैं, गलत डिवाइसेस का चुनाव करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, तो उससे भी डिफेक्टिव मेजरिंग डिवाइस के कारण बायस आता है। तीसरा, हमने बात की कि बहुत सारी बार जो हमारे रेस्पोंडेंट्स होते हैं, वो रेस्पोंडेंट्स जो हैं वो हमारी प्रश्नावली या हमारी सूची या हमारे इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों का जवाब जो है वो सही नहीं देते और नॉन सीरियस तरीके से वो जवाब देते हैं। और वो जैसे आपने कह दिया भाई मैं तो सारे में, जैसे आपने कहा बार बार आपने क्वेश्चन पूछा कि ये दशा कैसी है, आपने कहा कि भाई सब बहुत खराब, सब में बहुत खराब टिक कर दो, है ना। ये मूल्यांकन भी नहीं किया कि इसकी अलग अलग कैटेगरीज क्या है, कि सब में ही बहुत खराब टिक कर दो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा, तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा रिसर्च डेविएट हो जाता है ना। फिर है इनडिटर्मिनेंसी प्रिंसिपल काम करता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो क्या करता है,
अंडर ऑब्जर्वेशन अलग तरह का व्यवहार दिखाता है, ठीक है, और नॉन ऑब्जर्वेशन कंडीशन में अलग तरह का व्यवहार दिखाता है। और तीसरी कुछ नेचुरल बायस होती है डेटा रिपोर्टिंग में, जिसमें इनकम का एग्जांपल हमने देखा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग की, ठीक है। मेथड्स ऑफ सैंपलिंग जो है, यहाँ पर हमें ये दो शब्द जो हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, है ना, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं होंगे तो फिर हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन से सैंपल प्रोबेबिलिटी सैंपल के अंतर्गत आ सकते हैं और कौन से सैंपल प्रोबेबिलिटी सैंपल के अंतर्गत नहीं आ सकते। ये तय करना, ये मूल्यांकित करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल जो है, ठीक है, इससे हमारा तात्पर्य क्या है ना, ये क्या होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और क्या होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, है ना। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, है ना, जिसको हम प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड, है ना, और एक प्रोबेबिलिटी से परे, है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या है? वो संभावना है, चुने जाने की संभावना, चुने जाने की संभावना। जब वो बराबर है, किसी भी यूनिवर्स से जब आप सैंपल लेते हो तो किसी के भी चुने जाने की संभावना बराबर है, उन केसेस में हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और यदि वो बराबर नहीं है तो उसका उल्टा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को कहते हैं इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन गिवन टू एवरी यूनिट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है संपूर्ण जनसंख्या है, उस संपूर्ण जनसंख्या में से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हो, किसी का, ठीक है। तो चांस ऑफ सिलेक्शन जो है वो सबके पास, ये होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। सबके चुने जाने की संभावना है, और सबके चुने जाने की संभावना है और एकदम बराबर है, तो उसको कहते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बहुत सरल है कि भाई संपूर्ण जनसंख्या में जितने भी सदस्य हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, सबके चुने जाने के समान अवसर, है ना। और वो यदि एकदम समान हो, है ना, सबके चुने जाने के अवसर तो हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और यदि वो बिल्कुल समान है, सबके चुने जाने के अवसर बिल्कुल समान है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको इक्वल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोल देते हैं, है ना, ईपीएस, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, हम इसका दो बातों पर हम क्या करते हैं कि इसका निर्णय लेते हैं कि सैंपल जो प्रोबेबिलिटी सैंपल है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक से लिया हुआ है ना। प्रोबेबिलिटी टेक्निक है, यदि सैंपलिंग यदि प्रोबेबिलिटी टेक्निक को अपनाकर लिया गया है तो क्या होगा, एक तो बेस्ड ऑन चांस, दूसरा रैंडम सैंपलिंग। मतलब आप ये ध्यान रखना हमेशा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रैंडम कैरेक्टर होगा ही होगा, है ना, यादृच्छिक जो चरित्र है वो होगा ही होगा। और जब उसके अंदर रैंडम कैरेक्टर होगा तो किसी के भी चुने जाने की संभावना होगी, किसी के भी चुने जाने की संभावना होगी। तो बेस्ड ऑन चांस एंड रैंडम सैंपलिंग, है ना, ये दो इसके मूल आधार हैं। अब इसके जैसे एग्जांपल है लॉटरी मेथड है ना। तो लॉटरी मेथड में जैसे मान लीजिए आप 50 लोग हो, है ना, और कोई गेम हो रहा है, उस गेम में कौन प्रतिभाग लेगा और कौन नहीं लेगा, ठीक है। तो प्रतिभाग लेने वाले सैंपल्स का चुनाव करना है, 5 चाहिए हमको। तो क्या किया, वहां सबके नाम की पर्ची डाल दी और किसी बच्चे से पर्ची उठा ली कि भाई 5 पर्ची उठा दो, है ना। तो वो लॉटरी मेथड से वो 5 लोग आ जाएंगे, ठीक है।
तो और फिर क्या है, रैंडम नंबर टेबल मेथड, है ना, ये बेसिकली टिपेट, फिशर और येट्स ने दिया था। ये ध्यान रखना है कि ये टेक्निक जो है ये किसकी दी हुई है ना, रैंडम नंबर टेबल मेथड, है ना, पूरी टेक्निक का नाम याद रखना, रैंडम नंबर टेबल मेथड, ठीक है। हु गेव दिस टेक्निक? टिपेट, फिशर एंड येट्स। इन तीनों विद्वानों ने ये टेक्निक दी है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी की। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, वो सीधा सीधा है कि भाई कोई भी स्थिति है, ठीक है ना, उसके सामने करने की आपकी कितनी संभावना बनती है, ठीक है। लाइक्लीहुड ऑफ एनी इवेंट अकरिंग अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, किन्हीं निश्चित दशाओं के अंदर किसी घटना के बार बार होने या उसकी पुनरावृत्ति की कितनी संभावना है, ठीक है ना, या होने की कितनी संभावना है। जैसे आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या है, हेड और टेल दो हैं, ठीक है ना। तो अब उसमें है कि लाइक्लीहुड ऑफ एनी इवेंट अकरिंग, है ना, एनी इवेंट, जैसे आपने कहा हेड के आने की कितनी संभावना है, ये आप प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज से निकाल सकते हो। टेल के आने की कितनी संभावना है, ये आप प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज से निकाल सकते हो, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी की जो डिग्री है ना, वो 0 से 1 के बीच में हमें देखने को मिलती है। और यदि ये 0 है, दैट मींस नो अकरेंस, मतलब उसके उस घटना के घटित होने की कोई संभावना नहीं है। और यदि वो 1 है तो एब्सोल्युटली, है ना, सर्टेन, मतलब वो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि इसके बीच में 0 से 1 के बीच में, जैसे मान लीजिए कि 90% चांस है होने के, तो फिर इसको हम प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखेंगे 0.9, है ना। 25% चांस है मान लीजिए होने के, तो 0.25, इस तरह लिखिए, ठीक है। द मैथमेटिकल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे निकालते हैं, ऊपर देखो कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट, चाहे वो सिक्का उछालने का एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, उसके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, मतलब कितनी बार उसके आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट को कितनी बार किया, 200 बार किया, तो 200 आउटकम तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये, क्योंकि ये कभी भी, ये फेवरेबल नंबर कभी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, इसलिए इसका मान जो है ना, वो हर हालत में 0 से 1 के बीच में आएगा। यदि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 0 है, अर्थात यदि उस घटना के घटित होने की संभावना 0 है, ठीक है, तो 0 बटा कितना भी हो उसका मान अंतपन 0 आना है, तो वो आ जाएगा नो चांस ऑफ अकरेंस, 0, नो चांस ऑफ अकरेंस, मतलब उस घटना के घटित होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि घटना के घटित होने की संभावना जो है ना, वो हर बार है, हर बार है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, वो जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट करो उतनी बार उसके आने की संभावना है। जैसे 100 बार एक्सपेरिमेंट करते हो और 100 ही बार उसके आने की संभावना है, तो 100 बटा 100 1, है ना, एब्सोल्युटली सर्टेन, मतलब वो होगा ही होगा, वो घटना घटित होगी ही होगी, ठीक है। ये है प्रायिकता की का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो सैंपलिंग में हम इसको किस तरह देखते हैं, सैंपलिंग में हम प्रायिकता को किस तरह यूज करते हैं कि किसी भी यूनिवर्स में, अर्थात किसी संपूर्ण जनसंख्या में, उसकी जो इकाइयां हैं उन इकाइयों के चुने जाने की प्रायिकता है, ठीक है। यदि जैसे हमने कहा कि भाई प्रोबेबिलिटी सैंपल कहेंगे उसको, या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की संज्ञा देंगे उसको जिसमें प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना है, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी सैंपल हो गया। और यदि प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना नहीं है,
तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होगी। जैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग में यही होता है कि कोई भी जनसंख्या है, ठीक है, उस जनसंख्या में से हमें एक निश्चित आकार का सैंपल लेना है, तो आप जो है वो रैंडम सैंपलिंग के थ्रू कोई भी सैंपल ले सकते हैं, क्योंकि आप मान के चलते हो कि भाई जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो होमोजीनियस है ना, वो समरूप चरित्र वाली है, ठीक है। लेकिन जब आप स्नोबॉल सैंपलिंग करते हो, तो स्नोबॉल सैंपलिंग जो है वो शुरू कहाँ से होती है? देखिए, शुरू इससे होती है कि भाई मैं सबसे पहले उनका सर्वेक्षण करूंगा जिनको मैं जानता हूं, वहां से मेरा सर्वेक्षण आगे जाएगा, है ना, जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मेरा परिचय है ना, या जिनके बारे में मुझे जानकारी है, वहां से मेरा सर्वेक्षण शुरू होगा। फिर मैं क्या करूंगा कि उनका सर्वेक्षण करके फिर उनसे जो मेरे लिए प्रोस्पेक्टिव सैंपल हो सकते हैं, मैं उनकी जानकारी उनसे लूंगा। जब वो मुझे जानकारी देंगे, है ना, तो जैसे मान लीजिए कि मैं 3 आदमियों के जानता था, मैंने 3 आदमियों का सर्वेक्षण किया, है ना, उन 3 आदमियों से जब मैंने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, हो सकता है कि मुझे 6, 7, 8 नए प्रोस्पेक्टिव जो सैंपल्स हैं उनकी जानकारी मिल जाए। जब मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूं तो हो सकता है कि उसमें कुछ हाँ करे, कुछ ना करें, है ना, तो जो हाँ करते हैं उनका मैं सर्वे करता हूँ, फिर वो जो हाँ करते हैं उनसे मैं फिर वही चीज की पुनरावृत्ति करता हूँ, फिर उसी चीज को दोहराता हूँ, आई अगेन आस्क देम, है ना, कि इस शोध के प्रोस्पेक्टिव सैंपल्स क्या हो सकते हैं। ऐसे करते करते वो ट्री बड़ा होता जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैरेक्टर जो है वो आपको मिसिंग लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी रिसर्च शुरू ही वहां से हुई, है ना, जहां से आप ये कहते थे कि भाई मैं इन 3 के बारे में जानकारी रखता हूं, तो लेट्स स्टार्ट विद दीज 3, ठीक है। अब ओनली दीज 3, राइट? सो द चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन सैंपल, ठीक है, दैट इज वेरी मिनिमम फॉर अदर यूनिट्स। दूसरी यूनिट्स के लिए चांस जो है वो गौण है, ठीक है ना। अब सारी की सारी जो इकाइयां हैं किसी संपूर्ण जनसंख्या की, यदि सारी की सारी इकाइयों के पास में चुने जाने की संभावना एक जैसी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपल नहीं होगा, फिर वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि सैंपलिंग टेक्निक जो है वो प्रोबेबिलिटी सैंपल नहीं है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल से चीजें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है। अब देखिए, रैंडम सैंपलिंग के प्रकार कौन से होते हैं, है ना। अब रैंडम सैंपलिंग जो होती है ना, वो मान लीजिए कि आपकी ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि इसमें रैंडम कैरेक्टर है इसके अंदर, है ना, और रैंडम कैरेक्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अब एक तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग हो सकती है, लेकिन वहां पर भी आप स्ट्राटा बनाने के बाद में फिर जो डेटा कलेक्शन करते हो वो रैंडम टेक्निक से करते हो, है ना। क्लस्टर सैंपलिंग में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। आप क्लस्टर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। और डबल सैंपलिंग, अब इसमें 2 तरह की सैंपलिंग आती है, मल्टी स्टेज और एक और है, मुझे उसका संज्ञान नहीं आ रहा, है ना, मल्टी फेज, ठीक है। ये 2 तरह की सैंपलिंग होती है, मल्टी स्टेज और मल्टी फेज, है ना। अब ये दोनों तरह की सैंपलिंग में एक हेयर लाइन डिफरेंस है, इन दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे अभी आगे जब सैंपलिंग प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब डबल सैंपलिंग में आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसीजर चलता है, ठीक है, जैसे मल्टी फेज में क्या होता है कि हमने रैंडम सैंपल एक सैंपल लिया, हम मल्टी फेज में क्या करते हैं कि उसका अध्ययन करते हैं पूरे का, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं उसमें से फिर सैंपल, उस सैंपल में से सैंपल ड्रॉ करते हैं फर्दर स्टडी के लिए, है ना। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या होता है कि जैसे हमने एक सैंपल लिया, फिर उसमें से हमने रैंडम टेक्निक से फिर सैंपल लिया, तो हम क्या करते हैं उसमें अंतिम सैंपल का ही जो है डिटेल में अध्ययन करते हैं, बाकियों का डिटेल में अध्ययन नहीं करते। तो ये छोटा सा अंतर है मल्टी फेज और मल्टी स्टेज सैंपलिंग में, और ये दोनों की दोनों सैंपलिंग जो है ना, ये डबल सैंपलिंग का एग्जांपल है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में एक क्रम जो है ना वो अनुसरित किया जाता है ना, एकदम क्रमबद्ध उपागम के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को कहीं एक एक हॉल में 200 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं,
और मुझे उसमें से सपोज मुझे उसमें से किसी सर्वे के लिए 40 बच्चे छांटने हैं, है ना। तो अब वो हॉल में वो पहले से बैठे हैं बच्चे, ठीक है ना, मुझे उसका कोई संज्ञान नहीं है, 200 बच्चे बैठे हैं अलग अलग रॉज के अंदर। तो आपने क्या किया, ये चुन लिया कि भाई मैं पहले को चुनूंगा और उसके बाद में 4 छोड़ के 5वां, फिर 4 छोड़ के 5वां, और पूरे हॉल में आप ऐसे ही चले। जैसे ही आपकी सैंपल साइज आपको मिल गई, आपने बंद कर दिया सैंपलिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक, एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की बात है। जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स की बात करते हैं, ये बेसिकली डिपेंड करता है 2 बातों पे, कन्वीनियंस एंड डिसर्शन, ठीक है। अब देखिए, कन्वीनियंस मतलब सहूलियत, है ना। अब जैसे कोटा सैंपलिंग है, हम जैसे बात करते हैं रिजर्वेशन कोटा होता है ना, ठीक है, तो उसी तरह कोटा सैंपलिंग होती है, अलग से डिस्कस करेंगे हम इसको। तो ये इसमें क्या होता है, सबके चुने जाने की संभावना नहीं होती, है ना, जजमेंटल होता है इसमें काम, ठीक है। और इसीलिए कोटा सैंपलिंग दिखने में दिखती है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह, है ना, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जिसको आप जिसमें आप क्या करते हो, अलग अलग स्ट्राटा बनाते हो, स्तरित प्रतिचयन, है ना। तो स्तरित जो है उसमें तो अलग अलग स्तर है, स्ट्राटा है, और उस अलग अलग स्तर में से आप प्रत्येक स्तर में से डेटा निकालते हो, एंड दैट you take out data on the basis of random exercise, है ना। तो वो रैंडम एलिमेंट वहां है, इसलिए जो स्तरित प्रतिचयन की विधि है वो आती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। लेकिन कोटा सैंपलिंग जो दिखने में काफी हद तक उसके जैसी दिखती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले, जैसे आपने जनसंख्या है ना, उसको आपने जैसे बांट दिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, है ना, ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, देन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन का एक नया जो आया है ना, ईडब्ल्यूएस, वो वाला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना, और जनरल। तो अभी अभी जैसे ये क्या है, ये अलग अलग स्ट्राटा की तरह हो गए, है ना, उसकी तरह ही हो गए। अब आपने इसमें कोटा फिक्स कर दिया, ठीक है, रिजर्वेशन कोटा फिक्स कर दिया, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर है सिलेक्शन की, सैंपल के सिलेक्शन की, वो जजमेंटल है। मतलब आप उसको किसी न किसी प्रक्रिया से होकर गुजरकर जजमेंट के आधार पर, है ना, निर्णय के आधार पर आप उसको उसमें जिनको आपको चुनना है उनको चुनाव करते हो, रैंडम नहीं है, ठीक है। और क्योंकि रैंडम नहीं है, इसीलिए वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कैटेगरी में आएगा, और कोटा सैंपलिंग जो है ना, उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जांपल के रूप में देखते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हूबहू वैसी है जैसी स्तरित जो प्रतिचयन होता है ना, जो जिसमें हम स्ट्राटा बनाते हैं, ठीक है, और उसके आधार पे हम सैंपल्स जो हैं उनको स्ट्राटा से हम रैंडम एक्सरसाइज से सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, स्तरित प्रतिचयन। पर्पसिव में भी यही होता है कि आप किसी विशेष उद्देश्य को लेके चलते हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, जो आपका पर्पस सॉल्व करने वाले सैंपल्स हैं उनके ऊपर इंक्लाइन रहते हो, सबके बराबर चुने जाने की संभावना नहीं रहती, ठीक है। इंसिडेंटल सैंपलिंग, इसमें भी सेम होता है ना, कि कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस जो होता है वो तय कर देता है कि भाई कौन चुना जाएगा, है ना, और कौन नहीं चुना जाएगा, सबके चुने जाने की संभावनाएं बराबर नहीं होती। और स्नोबॉल सैंपलिंग का मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया ही था, ठीक है। तो ये सब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के उदाहरण हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल जो सैम्पलिंग टेक्निक है उसमें और प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स में सिर्फ एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, आपका सवाल इससे कभी गलत नहीं हो सकता, आपका डिस्क्रिप्शन कभी गलत नहीं हो सकता, यदि आप शोध करते हैं तो आपका चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो रैंडम कैरेक्टर होता है दैट यू फाइंड इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। एंड इफ रैंडम कैरेक्टर इज नॉट देयर, है ना। अब रैंडम कैरेक्टर में क्या होता है कि सबके चुने जाने की संभावनाएं बराबर होती है ना, या लगभग बराबर होती है, ठीक है।
और इसमें क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम ये देखते हैं कि सबके चुने जाने की संभावनाएं बराबर नहीं होती। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सैंपलिंग, है ना। ठीक है, सैंपलिंग टेक्निक से हमें लगा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये टाइम सेविंग है। ठीक है, इट कैन हेल्प अस फॉर इन डेप्थ दिस एक्सरसाइज, है ना, बहुत गहराई तक हमें हमें अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करती है ना, बहुत सारी बातें देखी। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ इसके दोष भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, अंतर्निहित कमियां हैं, जैसे पार्शियल और वन साइडेड इन मेनी केसेस, ये सबसे बड़ी कमी है। एक तो क्या होता है कि शोधार्थी जो होता है ना, वो निश्चित रूप से विशेष प्रकार के जो इंटरेस्ट्स हैं, है ना, उनसे ग्रसित होता है ना। तो जो शोधार्थी के जो इंटरेस्ट है और उसकी जो विलिंगनेस है ना, और तो वो क्या करती है, वो सैंपलिंग में कहीं ना कहीं झुकाव, विशेष प्रकार के झुकाव पैदा कर देती है ना, इंक्लिनेशन डेवलप कर देती है, तटस्थ नहीं रहने देती है उसको। ठीक है, तो पार्शियल और वन साइडेड इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो सैंपल होता है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, है ना। वो क्या होता है, वो या तो पार्शियल होता है, पार्शियल मतलब ये हुआ कि भाई आंशिक रूप से तो वो ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है, लेकिन आप यदि बात करें कि संपूर्ण प्रतिनिधित्व की, तो वो आपको वहां देखने को नहीं मिलता है। जबकि हम यदि टेक्निकली बात करें, तो एक रिसर्चर जो है उसका यही उद्देश्य होगा कि उसका सैंपल जो है ना, दैट मस्ट बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, है ना, ऑफ द यूनिवर्स। उसका सैंपल यूनिवर्स का ट्रू रिप्रेजेंटेशन करने वाला होना चाहिए, है ना। उसका सैंपल संपूर्ण जनसंख्या का सही सही प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। नंबर 2, रिजल्ट्स आर लेस ऑब्जेक्टिव। मेनी ए टाइम्स, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप, क्योंकि आपके सैंपलिंग के प्रोसेस में कहीं ना कहीं दोष आ जाता है, इसलिए आपके रिजल्ट पूरी तरह से जनसंख्या के ऊपर लागू करके नहीं देखे जा सकते, है ना। अर्थात आपके जो जो आपने जो इसमें परिणाम उद्घाटित किए हैं, या यूं कहें कि आपके शोध के जो परिणाम हैं, हम उनको यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते, हम संपूर्ण जनसंख्या पे उनकी एप्लीकेशन सुनिश्चित नहीं कर सकते। ठीक है, देन एक्सपर्टाइज नीडेड इन सैंपलिंग, अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम लोग साथ में क्यों बैठे हैं, ठीक है ना। और या इस लेक्चर को यदि कोई दूसरा सुने, कोई रिसर्चर सुने, कोई शोधार्थी सुने, कोई प्रोस्पेक्टिव रिसर्चर सुने, या मान लीजिए कि पीएचडी के किसी कोर्स वर्क में मान लीजिए कि सैंपलिंग में लेक्चर हो, ठीक है, क्यों क्यों जरूरी है? बिकॉज सी, व्हेन वी गो फॉर रिसर्च, जब हमें रिसर्च करनी होती है, तो इन मेनी केसेस यू नो वी डू सम सॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग, हम एक किसी न किसी प्रकार के सैम्पलिंग एक्सरसाइज करते हैं, हम प्रतिचयन की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। तो उस केस में यदि हम लोग इसको भली भांति नहीं जानेंगे, यदि हम इफ वी आर नॉट एक्सपर्ट, यदि हम एक्सपर्ट नहीं हैं सैम्पलिंग के, तो फिर ये मान के चलिए आप कि हमारा जो चुनाव होगा ना, वो गलत होगा, है ना। और हम गलत सैंपलिंग की प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो उसका अगला जो परिणाम होगा वो ये होगा कि हमारा जो सैंपल है, ठीक है, वो बायस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सैंपलिंग टेक्निक की ये लिमिटेशन है कि भाई इसको वही सही से यूज कर सकता है जो इस टेक्निक की बारीकियों को जानता हो, और यदि इस टेक्निक का इस्तेमाल बिना बारीकियां जाने हुआ, तो पूरा का पूरा जो आपका शोध है उस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। ठीक है,
डिफिकल्ट टू डिसाइड अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टाइप, और ये बहुत मुश्किल है। इवन कई बार तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनके भी पसीने छूट जाते हैं कि पर्टिकुलर जो काइंड ऑफ रिसर्च है उसके लिए उनके सामने उपलब्ध विकल्पों में से वो किस विकल्प का चुनाव करें और क्यों, है ना। तो ये थोड़ी लिमिटेशंस हैं जो जो यदि आप पूरे के पूरे यूनिवर्स का अध्ययन करते हो तो ये सब चीजें हमारे सामने कभी नहीं आती, है ना। क्यों? क्योंकि उस केस में आप क्या कर रहे हो, उस केस में आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन कर रहे हो, आपको सैंपल की उसके अंदर आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें इस तरह के जो दोष हैं, है ना, उनका सामना नहीं करना पड़ रहा। लेकिन ये बात भी हम अच्छी तरह समझते हैं कि हर एक अध्ययन में संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन संभव नहीं हो सकता, ठीक है, ये संभव हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात कि यदि आप संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिव होता है, टाइम इंटेंसिव होता है, रिसोर्स इंटेंसिव होता है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा संसाधन लगते हैं। तो उनको यदि आप उनकी बचत करना चाहते हैं तो फिर आपको सैम्पलिंग टेक्निक को अपनाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि सैंपल साइज की, सैंपल साइज कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बार विद्यार्थी आपसे सवाल भी कर सकते हैं कि क्या हम यदि हम यूं कहें कि 40 का सर्वे कर लें तो ठीक रहेगा क्या, क्या 200 ही करने होंगे क्या, है ना। ये बड़ी सेंसलेस एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको ये बात उसी से पूछनी चाहिए जो आपके शोध के विषय से परिचित हो। जैसे मान लीजिए आप और आपका गाइड यदि इस बात का डिस्कशन करते हैं तो बेहतर है, बिकॉज योर गाइड नोज दैट ऑन विच टॉपिक यू आर डूइंग रिसर्च, ठीक है। और इन ए जॉइंट प्रोजेक्ट यू कैन आस्क योर कलीग्स, ठीक है, और यू पीपल द कलीग्स कैन डिस्कस अबाउट द सैंपल साइज, ठीक है। और इफ somebody knows your project, है ना, यदि कोई और है जो आपके प्रोजेक्ट को जानता है या आपने अपने प्रोजेक्ट को उनके सामने एक्सप्लेन किया है, then also you can take some sort of help in knowing the sampling size, है ना। लेकिन एकदम फ्लैट किसी रिसर्चर के पास जाना और उसको पूछना कि साहब रिसर्च में सैंपल साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज a senseless exercise, है ना, ये सेंसलेस है। A common question while conducting an investigation is about the size of the sample. Bigger the sample size, higher will be the precision of the estimates derived from the sample. ये बात तो तय है कि सैंपल की साइज बड़ी होगी तो आप जो भी निकाल कर लाओगे, जो परिणाम आपके सैंपल स्टडी से आएंगे, ठीक है, वो परिणाम आपके यूनिवर्स पर ज्यादा बेहतर तरीके से लागू होंगे। ये बात सही है। लेकिन उसके साथ साथ यदि सैंपल कितना बड़ा कर लोगे भाई, ठीक है, ठीक है, बिकॉज द इशू ऑफ कॉस्ट इज देयर, द इशू ऑफ टाइम इज देयर ना, समय का, धन का, अदर जो रिसोर्सेज है उनका, सबका जो है डायमेंशन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यदि सैंपल आपको इतना बड़ा करना है कि वो जनसंख्या के करीब ही है तो फिर सैंपलिंग की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो आपको एक बड़ी जनसंख्या, एक संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन जो करना है ना, और वो भी सीमित संसाधनों में और सीमित समय में करना है, तो सैंपलिंग आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, ठीक है। Thus it is required to consider an optimum size, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अब ये सारी बात हो गई तो ये भी जानना जरूरी है कि शोध के लिए जो है वो सैंपल जो है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, है ना। तो अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सैंपल के साइज को मोटे तौर पे निर्धारित करने में ध्यान में रखने चाहिए। नंबर 1, an approximate idea of the estimate of the characteristics under study। सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो किस प्रकार का है अध्ययन, उसमें किस प्रकार की चारित्रिक विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं ना, किस प्रकार के लक्षणों का हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। सो वी मस्ट हैव एन
approximate idea of the estimate of the characteristics under study, है ना, and its variability from यूनिट टू यूनिट इन द पॉपुलेशन। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जनसंख्या में इसकी वेरिएबिलिटी कितनी है एक इकाई से दूसरी इकाई के भीतर, है ना। तो जैसे एक जनसंख्या जो है उसमें अनेकों इकाइयां हैं, अनेकों इकाइयों से मिलकर बनी है जनसंख्या, और उनमें से कुछ निश्चित इकाइयां जो आप छांट कर निकाल लेते हो, है ना, अध्ययन के लिए, वो सैंपल है ना। तो सैंपल के लिए इकाइयां यूनिवर्स से ही निकाली जाती है, और सैंपल की इकाइयां क्या करती है, पूरे यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करती है, यही तो होता है ना। अब आप सैंपल से कितनी इकाई निकालो, ये महत्वपूर्ण है, यही सैंपल साइज है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये बात आती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी बात कि आप कौन से पक्षों का अध्ययन कर रहे हो, और जिन पक्षों का आप अध्ययन कर रहे हो उनके संदर्भ में आपकी जो संपूर्ण जनसंख्या है उसकी इकाइयों में कितनी भिन्नता है, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है। और यदि ये यदि आपके लिटरेचर रिव्यू से, आपकी समझ से ये चीज नहीं निकल के आ रही है, तो आपको एक छोटा पायलट सर्वे करना चाहिए। यदि आप एक छोटा पायलट सर्वे करोगे तो पायलट सर्वे से वो सारी बातें निकलकर सामने आ जाएगी, और जब हमें इसका संज्ञान हो जाएगा तो हमारा जो डिसीजन है ऑन सैंपलिंग टेक्निक, ठीक है, वो हमारा बहुत सही होगा। और यदि हमने किसी भी तरह का कोई डेविएशन किया है, किसी भी तरह का हमारा कोई निर्णय जो उसमें कमी है, हमें उसमें सुधार की गुंजाइश भी मिलेगी। जो दूसरी बात आती है वो आती है नॉलेज अबाउट द प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, हम कैसे उसको प्रिसाइजली देख सकते हैं, एकदम सटीक तरीके से, ठीक है। फिर द प्रोबेबिलिटी लेवल विद इन विच द डिजायर्ड प्रिसीजन इज टू बी मेंटेन्ड। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें कितने लेवल की प्रायिकता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि हम ये जो चाहा गया जो प्रिसीजन है, चाही गई जो यूं कहें कि एक्यूरेसी है ना, उसको हम प्राप्त कर सके। और प्रोबेबिलिटी लेवल जो अभी हमने देखा, ये 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रोबेबिलिटी लेवल के ऊपर काम करें हम, ताकि हम इस जो रिफाइंड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उनके कलेक्शन के लिए हम आगे बढ़ सकें। देन द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, आपके पास में सामग्री कितनी है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो शोध है वो किसी विशेष प्रकार के एक्सपेरिमेंट पे टिका हुआ है, तो आपके पास में डिवाइसेस कितने हैं, ठीक है, आपके पास में कितने ट्रेन्ड रिसर्चर्स हैं जो उन डिवाइसेस के साथ में डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। आई मीन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखें। अदर जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस जो हैं वो भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और इन सब बातों का जब आप संज्ञान लोगे, इन सब बातों को जब आप मस्तिष्क में रखोगे, तब आप कहीं न कहीं इस बात पे पहुंच पाओगे कि आपके शोध के लिए सैंपल का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, है ना, जो सैंपल साइज है वो कितना होना चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं एरर्स इन सैंपलिंग की। जो सैंपलिंग एरर है, ठीक है, वो केवल और केवल एक तरह से नहीं आती, है ना, उसके कई तरीके हो सकते हैं। हम यहाँ पर दो तरीकों की बात करेंगे, एक सैंपलिंग एरर और एक नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर जो है उसको सैंपलिंग एरर इसलिए बोला है क्योंकि वो सैंपलिंग के कारण आती है, ठीक है। तो sampling error are those errors in sampling due to the fact that only a part of the population has been selected for estimation purposes,
है ना। तो जो सैंपलिंग का हमारा तरीका था, है ना, जो हमने 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 जिस तरह से सैंपल ड्रॉ किया, ठीक है, वहां हम गलत थे, वहां हम गलत थे, ठीक है। ड्यू टू द फैक्ट दैट ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन सिलेक्टेड, तो उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन आएगा, है ना। उसमें 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 ट्रू रिप्रेजेंटेटिवनेस का कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। एंड दीज आर द एरर्स इनहेरेंट इन ईच एंड एवरी सैंपलिंग डिजाइन एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये हमेशा रहती है ना, हर सैंपल में रहती है, लेकिन और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मिनिमाइज करना ही हमारे रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव है। हमारे जो रिसर्च की प्रक्रिया है उसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम इस फैक्टर को मिनिमाइज करें, अर्थात हम ये कोशिश करें कि हमारा सैंपल जो है वो संपूर्ण नहीं तो यूं कहें कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्तर पर संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें, ठीक है। अब ये जो सैंपलिंग एरर्स हैं वो कैसे आती हैं, देखिए, नंबर एक, फॉल्टी सैंपलिंग डिजाइन, कि आपने जो 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 डिजाइन चुनी सैंपलिंग की, है ना, वो सही नहीं थी, ठीक है। और कई बार ये इसलिए भी आती है कि आपने एडिक्वेट साइज ऑफ सैंपलिंग नहीं ली, अर्थात सैंपलिंग जितनी लेनी थी उससे आपने छोटी ली, है ना। तो इनको कम किया जा सकता है, ठीक है। अब इस तरह की जो सैंपलिंग एरर है हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम सैंपलिंग एरर को जीरो नहीं ला सकते, बट यस वी कैन रिड्यूस सैंपलिंग एरर, हम सैंपलिंग एरर को कम कर सकते हैं। और हम इसको जितना कम करने में सफल होते हैं, हम इसको जितना रिड्यूस कर पाते हैं, हमारे स्टडी की ऑब्जेक्टिविटी उतनी ही बढ़ जाती है ना, हमारे शोध की वस्तुनिष्ठता उतनी ही बढ़ जाती है। जितना हमारी सैंपलिंग एरर्स कम होगी, उतना ही ज्यादा हमारे जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं दोज विल बी एप्लीकेबल टू द यूनिवर्स, ठीक है, उतना ही बेहतरी से हमारे रिजल्ट्स जो है हमारा यूनिवर्स है उसके ऊपर लागू होंगे, ठीक है। तो पहली प्रकार की जो एरर है वो सैंपलिंग एरर है, जो सैंपलिंग की प्रक्रिया से जुड़ी हुई एरर है, सैंपलिंग की प्रक्रिया से, सैंपलिंग करते वक्त गलत सैंपलिंग डिजाइन का चुनाव, नंबर वन। नंबर टू, सैंपलिंग करते वक्त कम संख्या में यूनिट्स का चुनाव, अर्थात जो आपके प्रतिचयन की इकाइयां हैं उनको आपने जितनी लेनी चाहिए थी उससे कम लिया, और कम लेने के कारण आप सामान्यीकरण को बेहतर तरीके से नहीं कर पाए, क्लियर। अब जो अगली एरर आती है ना, वो एरर है नॉन सैंपलिंग एरर। मतलब अब जो एरर की बात कर रहे हैं ना, इसका सीधा संबंध जो है उस सैंपलिंग प्रोसीजर से नहीं है ना, जिसको आपने अभी ऊपर देखा, ठीक है। ये बेसिकली आती है मानवीय भूल से, है ना, हमसे जो जाने अनजाने में गलतियां होती है उनसे आती है, ठीक है। अब इनको भी हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं यदि हम सावधान रहें, है ना, यदि हम सावधान रहें और यदि हम जो ये प्रतिचयन की तकनीकें हैं इनका सावधानी से उपयोग करें, है ना, तो निश्चित रूप से हम इसको कम कर सकते हैं। और ये आती क्यों है, नंबर एक, कवरेज एरर, सो दैट इज ड्यू टू द नॉन रिस्पॉन्स और नॉन कोऑपरेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। अब ये आप जिन लोगों के पास में शोध करने जा रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपके जो रेस्पोंडेंट्स है वो या तो टेलर मेड आंसरिंग दे रहे हैं, और या वो साफ साफ आपके सर्वे में प्रतिभाग से ही इनकार कर रहे हैं। दोनों ही केस में आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, आपको शोध के लिए आपको जिस तरह से डेटा की आवश्यकता थी उनकी प्राप्ति नहीं, ठीक है। और तो ये कवरेज एरिया की कमी हो गई, है ना, अर्थात आप जो है वो उसको ढंग से कवर नहीं कर पाए, है ना। फिर है ऑब्जर्वेशनल एरर। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो इंटरव्यू की सेटिंग होती है ना, सो दिस इज ड्यू टू द इंटरव्यूअर्स बायस और इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और इंटरेक्शन ऑफ बोथ। कई बार तो क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है ना, ठीक है,
वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव होता है, तो उसके कारण सही तथ्य सामने नहीं आते। ठीक है, कई बार आप क्या करते हैं कि आप उसके लिए जो तथ्य जुटाने के लिए आपके जो सवाल पूछने का तरीका है या कोई एक्सपेरिमेंटल सेटिंग है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें में कमी होती है। ठीक है, और तीसरा ये है कि आप जब दी गई सूचना जो है उनको जब आप प्रोसेस करते हो, ठीक है, तो आप जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप गलतियां करते हैं। तो ये 3 प्रकार की एरर है जो सीधे सीधे हमारी जो यूं कहें कि जो सैम्पलिंग प्रोसीजर है ना, उससे जुड़ी हुई नहीं है, सैम्पलिंग डिजाइन से जुड़ी हुई नहीं है, ये है ना, सैम्पलिंग साइज से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, ये जुड़ी हुई है कि जब हम फील्ड में काम करते हैं तो ह्यूमन मिस्टेक्स किस किस तरह की हो सकती हैं, है ना, उनसे जुड़ी हुई है, इनको भी हम न्यूनतम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सैम्पलिंग एरर जो है ये 2 तरह की हैं। एक ये आ जाए गलत, हम प्रतिचयन की विधा को अपना लें, है ना, गलत डिजाइन के साथ में प्रतिचयन करें, और दूसरा कि हम जब प्रतिचयन के लिए इकाइयों का चुनाव करें तो वो कम होती हैं, और कम होती हैं तो फिर वो वास्तविकता को परिलक्षित नहीं कर पाती है। जो दूसरा आता है नॉन सैम्पलिंग एरर, इसमें एरर आती है मानवीय जो गलतियां होती है ना, जैसे कवरेज एरर है, तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि कहां पर हमें इंटरव्यूअर्स बायस दिखाई दे रही है ना, कहां पर। ठीक है, तो यदि हम नहीं समझ पाएंगे इसको, है ना, इसका मतलब हम तटस्थता से शोध की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बायस, है ना, और हमारा जो झुकाव है वो हमारी शोध प्रक्रिया में झलकना नहीं चाहिए, ये हमें सुनिश्चित करना है। ठीक है, नंबर 2, इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इसी का भाग है कि आप जैसे मान लीजिए, अब जैसे ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में क्वेश्चनायर का उपयोग भी आता है। ठीक है, तो वो इम्परफेक्ट है, वो सही नहीं हो यदि, है ना, और ये दोनों मिलाकर भी। और जो तीसरा इसके अंदर आ रहा है प्रोसेसिंग एरर, वो अगले स्तर पे है कि आपने डेटा आपके हाथ में आ गए, बट यू आर पुअरली प्रोसेसिंग दोज डेटा, so that is why you are committing many this errors in statistical analysis, है ना। आप जो statistical एनालिसिस है उसमें बहुत सारे प्रकार की गलतियां करते हो। ठीक है, इस तरह हमने एक 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 आउटलाइन बनाई है पूरे इस जो सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होती हैं, सैम्पलिंग टाइप्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग एरर्स क्या होती हैं, है ना, सैम्पलिंग किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, इनकी एक आउटलाइन हमने बनाई है। और अब सैम्पलिंग के लेक्चर का जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम बात करेंगे अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक्स की, और उसमें हम बहुत सारे ज्योग्राफी के एग्जाम्पल्स लेकर आगे बढ़ेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम जितनी भी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, है ना, जितने भी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स के जो प्रकार जो यूजुअली हम ज्योग्राफिकल स्टडीज में काम में लेते हैं या सोशल साइंस स्टडीज में काम में लेते हैं, उनके बीच में कई बार केवल हेयरलाइन डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को हाईलाइट करने की जिसकी सहायता से हम ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स जो प्रचलन में है हमारे शोध में, हम उसके ऊपर हमारी समझ को बेहतर कर सकें।